अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रोफेसर नंदिनी साहू जी का सादर हार्दिक स्वागत। आज के विशिष्ट वक्ता अनन्या सिंह महोदया का तहे दिल से स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम योग के महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ योग हमारे मानसिक और आत्मिक संतुलन को किस प्रकार बनाए रखने में हमारी मदद करती है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। और अधिक विलंब न करते हुए अब मैं हिंदी विश्वविद्यालय की आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नंदिनी साहू जी को उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, जो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखिका हैं, खासकर अंग्रेजी साहित्य में। साथ ही साथ नई दिल्ली में स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज की अध्यक्षा भी रही हैं। उन्होंने अब तक 23 पुस्तकों की रचना की और अमेज़न पर सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक की लेखिका भी रही हैं। उन्होंने स्नातक और परास्नातक दोनों में दोहरे स्वर्ण पदक अर्जन किए। साथ साथ अंग्रेजी अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति से उन्हें साहित्य पुरस्कार, स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। हाल ही में माइकल मधुसूदन अकादमी पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। अतः यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे बीच आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नंदिनी साहू जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपना बहुमूल्य वक्तव्य रखें। मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया पारमिता। मैं तो पहले आपको कंग्रेचुलेट करूंगी, बधाई दूंगी आपको, रेखा को एंड हिंदी विश्वविद्यालय के सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को मैं बधाई दूंगी। ये जो योग दिवस पे ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए ये बहुत जरूरी था। और आज के वक्ता अनन्या सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी सोच रहे कि आपका ये जो 1 घंटे का लेक्चर रहेगा अभी, उससे हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे स्टाफ, हमारे ऑफिसर्स एंड हमारे स्टूडेंट्स इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। योग, फिजिकल फिटनेस, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसपे कि हम लोग सोचते हैं, हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं बट हम किसी को पूछ नहीं पाते। हम सोचते हैं हम किसको पूछें। तो ऐसे स्थिति में आपके जैसे एक्सपर्ट्स की हमें बहुत जरूरत है। और आज योग दिवस पे अ, हमने आपको हिंदी विश्वविद्यालय में बुलाया है इस बारे में हमसे बातचीत करने के लिए। योग से ही शांति मिलती है, मन को शीतलता मिलती है, आत्मा को शक्ति मिलती है, जीवन में नव चेतना मिलता है। मैं खुद योग का प्रैक्टिस करती हूँ, बट योग पे मैं कभी कहीं बोली नहीं। सुबह में पहला काम करती हूँ उठ के कि मैं प्राणायाम करती हूँ हर दिन। एंड मैं कल अपने फैकल्टी मेंबर्स को पूछ रही थी कि आप लोग करते भी हो या तो बस लेक्चर अरेंज कर रहे हो। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये लोग भी योग का प्रैक्टिस करते हैं। इनको देख के ही पता चलता है, जो लोग योग का प्रैक्टिस करते हैं उनका चेहरे से पता चल जाता है। एक उनके चेहरे पे एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन होता है, एक ऑप्टिमिज्म होता है, एक पॉजिटिविटी होता है, जो कि मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स के चेहरे पे रोज देखती हूँ। मैं कितने भी टेंशन, कितने भी स्ट्रेस लेके कहीं से आऊं, वाइस चांसलर का बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं लेके जब यूनिवर्सिटी आती हूँ एंड मैं जब इन टीचर्स को देखती हूँ, रेखा, पारोमिता, सबको देखती हूँ मैं जैसे, तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ कि ये लोग इतने अच्छे काम कर रहे, अपने फिजिकल मेंटल फिटनेस का ध्यान रखते हैं, स्टूडेंट्स को भी ये लोग गाइड करते हैं। ये लोग स्टूडेंट्स का खाली टीचर्स नहीं है, उनका मेंटर्स भी है। एंड जो लोग योग करते हैं वो स्टूडेंट्स को जीवन के लिए तैयार करते हैं, खाली परीक्षा, खाली एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं करते। तो मैं आपको गर्व के साथ कहती हूँ कि हिंदी विश्वविद्यालय के जितने भी टीचर्स है यहाँ सारे, बहुत सारे ज्वाइन कर रखे हैं। अभी हम यूट्यूब में भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारे जो यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स एंड स्टाफ है,
जैसे राज सामने बैठे हुए हैं, जितने भी ऑफिसर्स, हमारा रजिस्ट्रार है, फिनांस ऑफिसर है, हमारा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस है, और बहुत सारे स्टाफ हमारे हैं जो कि यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये लोग जो अपना फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस का ध्यान रखते हैं, उस वजह से ये इतनी साल से, इतनी टाइम से अ, हिंदी विश्वविद्यालय को अच्छे से चला रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया में हिंदी का प्रमोशन के लिए हिंदी विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है। यहाँ बाकी सारे यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। हमारे पास हिंदी के सिवा ट्रांसलेशन स्टडीज है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, अभी हम कंपैरेटिव लिटरेचर पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बट हिंदी को फोकस करने वाला, हिंदी को एम्फसाइज करने वाला ये एकलौता यूनिवर्सिटी है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये हम आपको बता दें। तो आज आप अपना जो डिस्कोर्स, आप अपना जो लेक्चर हिंदी में देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स उसको बहुत अच्छे से समझेगा। बाइलिंगुअल भी रख सकती है, जैसे मैं भी बाइलिंगुअल रख रही हूँ, बट आप अगर हिंदी में बोलेंगी तो भी हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का एक तरीका है। योग हमें यू नो तनाव मुक्त और एक अच्छा जीवन बिताने का रास्ता बताता है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में योग मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए एक वरदान है। इस साल के थीम है योग दिवस के लिए कि एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य, तो के लिए योग सीखना है, एंड खुद को साथ समाज को भी स्वस्थ बनाना हमारा ड्यूटी है। हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना है। जब हम योग करें, हम बस अपने लिए ना करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचे। एक इंक्लूसिव, एक फ्लेक्सिबल प्लैनेट अर्थ को बनाने की कोशिश करें योग के थ्रू। ये आज आज हमारा थीम है, इंक्लूसिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। ये तीन चीजों को आज की ये लेक्चर में हम एम्फसाइज करना चाहते हैं। अ, ये शीर्षक आज का है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि योग हमें सद्भावना से रहना सिखाता है, सचेत रहना सिखाता है, अवेयर, हमेशा अलर्ट रहना, अवेयर रहना, ये भी सिखाता है, और समझदारी से निर्णय लेना सिखाता है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, दुनिया में कितने बड़े बड़े डिजास्टर सिचुएशंस आ रहे हैं आज की डेट में। अगर आप योग करते हो तो आप जल्दी हार नहीं मानोगे, आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब नहीं होगे, आप रो के गिव अप नहीं करोगे अगर आप योग करते हो, क्योंकि जो लोग योग करते हैं वो मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। तो आज का जो योग दिवस में मैं अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ को यही बोलूंगी कि पहले अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, साथ साथ अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, योग करो, फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दो, मेंटल एंड फिजिकल दोनों, और अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ। ये सब चीजें आप बताएंगी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप एक्सपर्ट है। तो मैं ये अपना पर्सनल जो योग के लिए एंड स्वास्थ्य के लिए सचेतन के साथ अ, आपको आज का ये जो स्पेशल लेक्चर सीरीज हमारा है, इस पे आपको मैं फिर से स्वागत करती हूँ। और पारोमिता एंड रेखा एंड बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स सामने हैं, तो मैं चाहूंगी कि ये इस सत्र को आगे बढ़ाए। धन्यवाद, एंड फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आभार मैम। योग की साधना से जीवन में सुख और शांति मिले, आत्मज्ञान और आत्मविकास की राह पर चले। तो इसी राह पर चलते हुए अब मैं आज के विशिष्ट वक्ता, योग विशेषज्ञ अनन्या सिंह महोदया जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो योग विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ साथ चिकित्सकीय और समग्र उपचार में विशेषज्ञता भी रखती हैं। यही नहीं, उन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री भी प्राप्त की। एक क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी के रूप में वे वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण के साथ सौंदर्य और त्वचा की देखभाल और उसकी समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करती हैं। वह मन, शरीर और सौंदर्य के समग्र कल्याण के लिए योग के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करती हैं। चलिए आइए, आज हम अनन्या सिंह महोदया जी से योग की कुछ
महत्वपूर्ण बातें, उससे संबंधित हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में जानें। नमस्ते सभी को। और वाइस चांसलर मैम, कुलपति महोदया को मेरा प्रणाम। माननीय कुलपति महोदया, आदरणीय शिक्षकगण, जितने भी छात्र हैं और सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अनन्या सिंह है। मैंने एमएससी योग किया है और इसके साथ ही साहित्य में भी एमए की डिग्री ली है। बाकी परिचय आपको पारोमिता दीदी ने ही दिया है। आज मुझे इस मंच से योग के गुण दर्शन, चित्त की अवस्थाएं, वृत्तियां एवं उनके प्रकारों की संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी आप सभी के समकक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही मैं सूर्य नमस्कार, जो न केवल शारीरिक अभ्यास है बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति और चलायमान ध्यान भी है, उसकी व्याख्या एवं अभ्यास से जुड़ी जानकारियां भी साझा करेंगे। इस प्रस्तुति के माध्यम से मेरा केवल उद्देश्य केवल योग की जानकारी देना नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक अनुभूति और समय की आवश्यकता के रूप में उसकी प्रासंगिकता को सामने लाना है। तो आइए चलिए शुरू करें। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। इसके प्रस्तावक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर 2014 को हुआ। इसका सबसे पहला आयोजन 21 जून 2015 से शुरू हुआ। उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का? योग के लाभों का वैश्विक प्रचार, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता, विश्व शांति और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना। संक्षेप में इसका इतिहास देख सकते हैं। योग कहाँ से शुरू हुआ या योग शब्द कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले वैदिक काल से ये शुरू हो गया था। ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। यजुर्वेद में ध्यान, प्रार्थना, तप की अवधारणाओं के रूप में योग है। उपनिषद काल में आत्मा और ब्रह्मा की एकता पर बल दिया गया है। योग का आंतरिक विकास पे बल दिया गया है। भगवत गीता में हम योग को कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, त्रिविध मार्ग के रूप में देखते हैं। पातंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की स्थापना व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हुई है। मध्यकालीन संत कबीर, तुलसी, नानक ध्यान, नाम स्मरण, भक्ति, इन सभी रूपों में योग की चर्चा। और आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, श्री अरविंदो, जिसका पश्चिम में उन्होंने योग का प्रचार किया है। अब आइए इसकी परिभाषा लिटरली मतलब शाब्दिक अर्थ भी समझते हैं और इसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझते हैं। योग शब्द संस्कृत के शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकत्र करना। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात वह जो जोड़ता है वही योग है। युज्यते अनेन इति योगः एक शास्त्रीय धातु व्युत्पत्ति आधारित परिभाषा है, जो वेदांत और योग के दार्शनिक संदर्भों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। जब हम कहते हैं जोड़ना, तो हम क्या जोड़ रहे हैं? सवाल ये हो सकता है कि किस चीज से जोड़ना है? हमें जुड़ना है अपने सामाजिक और बौद्धिक स्वास्थ्य को, जो मन से संबंधित है। भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ना है, जो भावना से संबंधित है। शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ना है, शरीर से संबंधित है। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से भी जुड़ना है, जो आत्मा से। अभी तक हमने ये बहुत बार सुना कि योग आत्मा को शांति देता है, योग आत्मिक शांति के लिए है। तो योग, जब तक हम अपने शरीर से जुड़ेंगे नहीं, इस शरीर के तंत्र को समझेंगे नहीं, तब तक हम आत्मा से नहीं जुड़ पाएंगे अपनी, क्योंकि इस संसार में हम शरीर के रूप में ही हैं।
तो पहला काम हम शरीर से ही स्टार्ट करते हैं। सो वे योग व्यक्ति की चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच एक आदर्श समरसता को दर्शाता है। तो योग क्या है? मैंने यहाँ पे पतंजलि का चैप्टर 1 वर्स 2 समाधिपाद से उठाया है एक वर्ष कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्तियों का जब निरुद्ध हो जाए, मतलब वो निरोधा अवस्था में पहुंच जाए, तो तब हम योग में आ जाते हैं। योग करना नहीं होता है, योग में रहना होता है, क्योंकि योग क्या है? समत्व की भावना है, जिसको हम बैलेंस बोलते हैं। तो चित्त जो कि हमारा अवचेतन, अर्धचेतन, चेतन मन है, उसमें वृत्तियां उत्पन्न होती है। वृत्ति का क्या अर्थ है? वृत्त यानी चक्र, वृत्त यानी एक सर्कल। तो चक्र या विचारों की लहर। तो चित्त को एक महासागर की तरह माना गया है, जिसको हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। और उस महासागर में जब कोई लहर उठती है, वह लहर चाहे स्मृति हो यानी मेमोरी, कल्पना हो यानी इमेजिनेशन, भविष्य की चिंता हो या इंद्रियों से प्राप्त कोई अनुभव, वह एक वृत्ति बन जाती है। यह वृत्ति एक दायरे की तरह होती है, जो कंटिन्यूअस, जो लगातार चलती जाती है, जिसमें विचार घूमता रहता है। वृत्ति में शामिल होती हैं क्या? भावनाएं, हमारी भावनाएं, स्मृतियां और कल्पनाएं। जो हुआ है, जो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सोचकर हम परेशान होते हैं। तो योग करने से हम अपने अवस्था, जो सत्य अवस्था, जो सत्य रूप है, जो अपने स्वरूप में, आत्मा अपने स्वरूप तक पहुंचती तो है। फिर ये सवाल उठता है कि क्या हम, अगर हम अपने स्वरूप में नहीं है तो हम क्या हैं? तो हम जीवन भर इन वृत्तियों के स्वरूप में ही रह जाते हैं, क्योंकि जो भावनाएं होती हैं वो कई तरह की होती हैं ना। आपको गुस्सा आता है, आप क्रोध में रहते हैं, आप बहुत अवसाद में रहते हैं, कभी लोभ, काम, क्रोध, मोह, ये सारी भावनाएं हैं। स्मृतियां कभी भी आप देखेंगे, भविष्यकाल की तो स्मृतियां हो नहीं सकती, स्मृतियां हमेशा भूतकाल की होती हैं। तो भूतकाल की स्मृतियां आपको क्या करती हैं? कभी कभी आपकी वृत्तियां अगर अक्लिष्ट होंगी तो आपको सुखद, मतलब सुखदायी अनुभव दे सकती हैं, लेकिन स्मृतियां जो बीती हुई होती हैं, वो आप आज के समय से अगर आप उसको याद करते हैं तो आपको दुख ही होता है, तो वो आपके दुख का कारण ही होती है। कल्पनाएं जो हुआ ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं। तो आइए, योग क्या है अभी तक हमने ये जान लिया संक्षेप में, लेकिन जान लिया। चित्त को, इसको तोड़ के समझते हैं। चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, इन सारी चीजों को जब हम तोड़ के समझेंगे तो हम आज के समय से इसको मतलब संबंधित कर पाएंगे। तो चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होती है मूढ़ अवस्था। सबसे पहले होती है मूढ़ अवस्था। यह अवस्था बाहरी में लिप्त तंद्रा, मोह और भ्रम से भरी होती है। इसमें विवेक नहीं होता। और वृत्तियां जो होती हैं वो गुण हम सभी ने सुना होगा। आजकल तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन और जानकारियां हमें बाहर से मिलती रहती है, तो हमने सुना होगा सत्व, रजस, तमस, ये सभी हमारे गुण होते हैं, प्रकृति के गुण होते हैं, हमारी प्रकृति के गुण। तो मूढ़ अवस्था जो होती है वो तमोगुण प्रधान होती है। विशेषता इसमें होती है, इसमें चित्त पर अज्ञान, आलस्य और अशुद्ध प्रवृत्तियां हावी होती हैं। और चेतना, जो कि चित्त का एक एस्पेक्ट है, चेतना न्यूनतम होती है। क्षिप्त अवस्था क्या होती है? दूसरी अवस्था है क्षिप्त अवस्था। इसमें चित्त अस्थिर रहता है, बार बार विषयों की ओर भागता है, रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण में हमेशा मन
चंचल रहता है, एक तरफ स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो बैलेंस और संतुलन तो यहाँ पे है नहीं बिल्कुल। तो इसमें चेतना होती है परंतु एकाग्रता नहीं होती, सुख दुख राग द्वेष के अधीन रहता है। विक्षिप्त अवस्था तीसरी अवस्था है। चित्त थोड़े समय के लिए एकाग्र हो पाता है परंतु फिर विषयों में भटक जाता है। गुण रजोगुण के साथ थोड़ा सत्व रहता है पर गौण रहता है, प्रधान रजोगुण ही रहता है। यह अवस्था योग के अभ्यास से आती है। चित्त कभी कभी ध्यान में टिकता है लेकिन स्थिर नहीं रहता। चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था है। चित्त पूरी तरह एक लक्ष्य पे केंद्रित होता है, इंद्रियां और ऊर्जा नियंत्रित होती है, सत्व गुण प्रधान होता है। यह अवस्था समाधि की ओर ले जाती है, चित्त की स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। जब हम एकाग्र में होते हैं तो मन शांत होता है, वहां पे सत्व गुण प्रधान होता है। और चित्त को निरुद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए, जो पांचवी अवस्था है चित्त की, वहां तक पहुंचने के लिए सभी जो वृत्तियां हैं उनको शांत करने के में योग सहायक होता है। और योग सहायक होता है योग तक ही पहुंचने के लिए, वो भी हम आगे समझेंगे। तो जो निरुद्ध की अवस्था होती है वो चित्त की सभी वृत्तियां वहां पे पूर्णतः शांत हो जाती हैं, अपने आप रुक जाती हैं। वो शुद्ध सत्व और तीनों गुणों से गुणातीत हो जाती है। यह योग की अंतिम अवस्था है जहां चित्त पूर्णतः आत्म स्वरूप में स्थित होता है। केवल चित्त का स्वरूप शेष रहता है, वो आत्मा का स्वरूप उसे कहते हैं। चित्त की इन अवस्थाओं के द्वारा व्यक्ति विकसित चेतना की ओर अग्रसर होता है। पहले चार अवस्थाएं सामान्य मनुष्य की स्थिति दर्शाती है। जब निरुद्ध अवस्था योग में पहुंच जाते हैं तो वो हमारे योग का चरम लक्ष्य होता है, जहां साक्षात आत्मा का अनुभव होता है। अभी तक हमने चित्त समझ लिया है क्या है, जान लिया है, अवस्था उनके जान लिए हैं। अब वृत्तियां और उनके प्रकार। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार मन की 5 वृत्तियां होती हैं। प्रमाण, जिसे राइट नॉलेज कहते हैं। प्रमाण से तात्पर्य है सही ज्ञान। प्रमाण के भी 3 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। डायरेक्ट परसेप्शन, इंफरेशन, टेस्टिमनी। इंद्रियों की सहायता से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, बिना देखे तर्क द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। शास्त्रों या योग पुरुष द्वारा प्राप्त ज्ञान को आगम कहते हैं। आगम तभी प्रमाण होता है जब वह आप्त पुरुष द्वारा कहा गया हो। आप्त पुरुष वो होता है जो शास्त्र संबद्ध बात कहता है, वो अपने से कुछ नहीं, शास्त्रों में जो लिखा है वो वही बातें आपका राइट नॉलेज में वही आएगा। बाकी सारी आपकी अक्लिष्ट क्लिष्ट वृत्तियां हो जाती हैं। रॉन्ग नॉलेज जो है, विपर्य जिसको कहते हैं, विपरीत या गलत ज्ञान। जब मन किसी वस्तु को गलत रूप में जानता है तब विपर्य वृत्ति होती है। विकल्प, जब कोई वस्तु नहीं है लेकिन मन उसके बारे में सोचता रहता है तब विकल्प वृत्ति होती है। निद्रा भी एक तरह की वृत्ति होती है। निद्रा और ध्यान एक निद्रा और ध्यान एक तरह से रिश्तेदार होते हैं। निद्रा में कोई वस्तु नहीं होती परंतु जागरूकता भी नहीं होती। निद्रा की शांति आत्मा की शांति नहीं होती बल्कि वृत्ति की शांति होती है। निद्रा वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। निद्रा में कोई ज्ञान नहीं होता, केवल अज्ञान होता है। और पांचवी वृत्ति होती है स्मृति, पास्ट नॉलेज जिसको बोलते हैं। पूर्व में प्राप्त ज्ञान का स्मरण ही स्मृति है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हो सकती हैं, पहले भी मैंने बताया है। वृत्तियां जो क्लिष्ट होती हैं वो दुखदाई होती हैं और अक्लिष्ट दोनों ये सुखदाई होती हैं। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम सभी में इंद्रियों की सीमाएं होती हैं। आगम प्रमाण तभी प्रमाण है जब वह आप पुरुष द्वारा कहा गया है। निद्रा, विकल्प, विपर्य आदि वृत्तियां भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है, आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष से ही प्रमाण प्राप्त होता है। आगम द्वारा प्राप्त ज्ञान तभी प्रमाण है जब वह आप्त पुरुष द्वारा कहा गया है। और स्मृति और निद्रा, निद्रा में वस्तु नहीं है,
जागरूकता भी नहीं है। ध्यान में जागरूकता रहती है। स्मृति केवल पूर्ण ज्ञान का स्मरण है, उसमें नया ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। इन वृत्तियों को जब शांत हम कर लेते हैं या शांत करने से ही चित्त निरुद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है। जो हमने समत्व भाव की पहले बात की थी वहां तक पहुंच जाता है। शरीर जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है हमारा, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल आपका कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है हम इनको शांत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इतना बता दूं, योग मात्र व्यायाम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसे हर दिन करना होता है। आपको अपने जीवन शैली की तरह इसे हर दिन आपको प्रयास इसका करते रहना पड़ेगा। यह शरीर, मन और आत्मा का समन्वय है। योग अभ्यास से व्यक्ति आत्म विकास, शांति और सामूहिक चेतना की ओर बढ़ता है। सामूहिक चेतना चित्त जो है वो हर इंसान का एक अलग चित्त होता है, तो वो उसका व्यक्तिगत चेतना होती है। लेकिन योग के अभ्यास से हम जब आत्म विकास करते हैं तो शांति की तरफ पहुंचते हैं, और उसी के साथ हम सामूहिक चेतना जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उससे भी जुड़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका वैश्विक उत्सव है। चित्त वृत्तियां, योग की अवस्थाएं, यह विषय न केवल शास्त्रीय योग में महत्वपूर्ण है बल्कि आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक और आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में चित्त की वृत्तियां, आज का युग तनाव, चिंता, अवसाद और सूचना के बोझ का है। सोशल मीडिया जैसे चित्त की क्षिप्त या विक्षिप्त अवस्था आज के अधिकांश लोगों में दिखाई देती है। मन बार बार विषयों की ओर भागता है। किन विषयों की ओर? मोबाइल, सोशल मीडिया। चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, जिससे निर्णय शक्ति कमजोर होती है। चित्त और अवसाद विकृतियों के विकार है। योग के अभ्यास, ध्यान, प्राणायाम से चित्त एकाग्र होता है, वृत्तियां शांत होती हैं और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आज का युग डिजिटल युग और विकल्प वृत्ति की बढ़ती भूमिका है। आज की युवा पीढ़ी कल्पनाओं में ज्यादा रहती है, आशंका और भ्रमित जानकारियों में उलझी हुई है। विकल्प वृत्ति जब वस्तु नहीं होती तब मन में उसका विचार होता है। हमने पहले अभी चर्चा की है कि विकल्प वृत्ति क्या होती है। कोई वस्तु नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन हम वो समस्या खुद से अपने आप वो सोच सोच के उसे समस्या बना लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया में हमेशा ये तुलना, हर चीज हर समय पोस्ट करना है, एक भी लाइक के पीछे भागना है। जैसे सारी मतलब लाइक्स अगर कम है, फॉलोअर्स अगर कम है, तो आप डिप्रेशन में आज का यूथ चला जाता है। मैं, या फिर ये भावना, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, जैसी भावनाएं आती हैं, यह एक विकल्प वृत्ति ही है। यह विकल्प वृत्ति व्यक्ति को अवसाद में असुरक्षा की ओर ले जाती है, जहां पे मानसिक अशांति स्वाभाविक है। योग व्यक्ति को वर्तमान में लाकर सत्य और कल्पना में भेद करना सिखाता है। शिक्षा और छात्रों के लिए चित्त की एकाग्र अवस्था बहुत आवश्यक है। तो आज की शिक्षा प्रणाली में ध्यान भटकना आम है। हर समय सूचना का बहाव है, जिसकी वजह से एकाग्रता की कमी आ जाती है। तो जो हमें प्रदर्शन करना है शिक्षा के क्षेत्र में, वहां पे हम कम पड़ जाते हैं, और फिर हमें हमारे ऊपर उसका एक दबाव बनने लगता है, और ये दबाव आपके चित्त को शांत नहीं रहने देगा। तो एकाग्र अवस्था छात्रों के लिए ध्यान, स्वाध्याय और आत्म नियंत्रण लाने का उपाय है, जो चित्त की 5वीं अवस्था थी, एकाग्र अवस्था। वहां तक पहुंचना अति आवश्यक है छात्रों के लिए। और यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगी कि
अगर हमारे किसी भी समाज का जो छात्र वर्ग है, जो बच्चे हैं, जो नींव है, वो अगर मजबूत है तो जो समाज है वो अपने आप मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आपका स्वस्थ मानसिकता के साथ आगे बढ़ेगा। वैश्विक योग दिवस की भूमिका क्या है इसमें? योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है। आज समाज, प्रकृति और स्वयं से मनुष्य का संबंध टूट गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं से जोड़ना है, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करना है, समत्व की भावना जागृत करना है, जो भगवत गीता में कहा गया, योगः समत्वम। चित्त की वृत्तियां जब शांत होती हैं तभी व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी और सकारात्मक बनता है। इसे हम कर्म, व्यवहार और आत्म विकास के संदर्भ में समझ सकते हैं। आज का युवा आत्म विकास चाहता है, परंतु भ्रम, लालच, विकर्षण में उलझा हुआ है। निरोध अवस्था का अभ्यास आवश्यक हो जाता है यहाँ पे, जिसमें आत्मनिरीक्षण, संयम और संतुलन सिखाता है, जो व्यक्ति को स्थिर और निर्णयक्षम बनाता है। या आधुनिक इंग्लिश में कहें तो लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस का मूल है। योग आधुनिक जीवन में चेतन, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनने का मार्ग देता है। पतंजलि का योग सूत्र आज के डिजिटल, तेज और असंतुलित जीवन में आंतरिक शांति, मानसिक स्थिरता और आत्मज्ञान का सबसे प्रभावी साधन है। चित्त की अवस्थाओं और वृत्तियों को जानना आज की मानसिक बीमारियां, अस्थिरता और अवसाद से निकलने की कुंजी है, जिसको इंग्लिश में एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, जो भी आप कह सकते हैं, जैसे भी आप समझ सकते हैं। योग वास्तव में क्या है? आजकल अधिकतर लोग योग को केवल शारीरिक व्यायाम, आसन या लचीलापन समझते हैं, लेकिन योग इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से, हमने पहले ही चर्चा कर ली है। इसका अर्थ है जोड़ना या एकीकृत करना। योग का तात्पर्य है शरीर, श्वास और मन का एकत्व, और इससे भी गहराई में जीवात्मा मतलब व्यक्तिगत आत्मा का सर्वव्यापक चेतना से मिलन। इसलिए आसन योग का एक भाग है, लेकिन सच्चा योग नैतिकता, श्वास पर नियंत्रण, प्राणायाम जिसे कहते हैं, आत्म स्वाध्याय, ध्यान और भक्ति को भी सम्मिलित करता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का साधन नहीं, बल्कि मन पर विजय प्राप्त करने की एक विधि है। मन को नियंत्रित करना ही वास्तविक योग का उद्देश्य क्यों है? ये एक प्रश्न उठ सकता है आपके मन में। हम सभी प्रतिदिन भावनाओं को अनुभव करते हैं। खुशी, गुस्सा, चिंता, दुख, ये सब मन की लहरें हैं, वृत्तियां जिसे हमने कहा था, वृत्तियां लहरें होती। पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी नियंत्रण है। जब मन स्थिर हो जाता है तब हम शांति, एकाग्रता और आंतरिक आनंद का अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए आपका मन एक तालाब की तरह है, और उस तालाब के जल में बहुत सारी लहरें एक साथ, मतलब लहर उठ रहे हैं, या किसी ने कंकड़ ही फेंक दिया तो बहुत सारी तरंगे बन गई उसमें। आपको उसमें अपनी छवि बहुत साफ नहीं देख पाएंगे आप, जब तक वो जल हिला हुआ है, उसमें तरंगे हैं, उसमें लहरें हैं। लेकिन जब जल शांत होता है तब आप अपना प्रतिबिंब आपको साफ दिखाई देता है। वैसे ही जब मन शांत होता है तब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। हम सिर्फ ये शरीर, मन, बुद्धि, आप अहंकार, ये सब कुछ नहीं है। और इसीलिए बार बार आपने बहुत बार सुना होगा कि योग आपको अपनी आत्मा से जोड़ता है, आपको अपनी चेतना से जोड़ते हुए आपको
ब्रह्मांडीय चेतना से भी जोड़ता है, क्योंकि हम चेतना ही हैं। इसलिए योग दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में विवेक और शांति पूर्वक जीना सीखना है। विवेक से और शांति पूर्वक दुनिया में ही रहकर विवेक और शांति पूर्वक जीना सीखना है। आसन, प्राणायाम और ध्यान मन को शांत करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। आसन क्या है? योग मुद्रा शरीर की थकान और तनाव को दूर करता है। शारीरिक विश्राम से मानसिक विश्राम होता है। सजगता से आसन धारण करना एकाग्रता और स्थिरता को बढ़ाता है। प्राणायाम श्वास, शरीर और मन के बीच का सेतु है। जब श्वास धीमी और गहरी होती है, तब मन भी शांत होता है। जैसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को संतुलित करता है। ध्यान का अभ्यास हम सोचों को देखने की ध्यान का अभ्यास हमें अपनी ही सोचों को देखने की क्षमता प्रदान करता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी रिएक्शन के। आपके जो सोच है, आप जब ध्यान में बैठेंगे, आपकी सोच एक एक करके सामने से गुजरते हुए आपकी जाएंगे। आपकी आंखें बंद है, मन से आप उन्हें देख रहे हैं। जैसे रेलगाड़ी, आप स्टेशन पे बैठे हैं, रेलगाड़ी गुजरती जाती है, आप देखते रहते हैं, ठीक उसी तरह। लेकिन आप वहां पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, बस आप देखते हैं। मन को वर्तमान क्षण में टिकने की आदत डालता है ध्यान। नियमित ध्यान से स्पष्टता, शांति और करुणा आती है। चित्त वृत्ति और निरोध का व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक अर्थ क्या है? चित्त मन का क्षेत्र जिसमें विचार, स्मृतियां, भावनाएं आती हैं। वृत्ति चित्त में उठने वाली लहरें, जैसे क्रोध, भय, लालच, मोह आदि। निरोध इन वृत्तियों को नियंत्रित करना है, रोकना या स्थिर करना है। इसलिए योग वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन की अशांति को शांत करते हैं। जब ये मानसिक लहरें शांत हो जाती हैं, तब हम दुख से मुक्त होकर जीवन को स्पष्टता से देख सकते हैं। आधुनिक मन के लिए प्राचीन ज्ञान। आज के युग में हम लगातार विचलनों से घिरे हुए हैं। मन बहुत विचलित रहता है। ये अशांत करने वाली चीजें क्या है? मोबाइल फोन, प्रतिस्पर्धा भी रहती है, तनाव, चिंता, किसी चीज के ऊपर अधिकार जताना, जैसे ये मेरा है, मेरा, ये मेरा है, और मतलब मैं की भावना जो रहती है। योग यद्यपि प्राचीन है, पर इसका संदेश आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। योग हमें सिखाता है तेज जीवन में धीमा चलना, दबाव के बीच शांत रहना, भावनाओं को संतुलित करना, ध्यान केंद्रित करना, अच्छी नींद लेना, अनुशासन और आंतरिक शक्ति को विकसित करना। योग कोई विलासिता नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन के लिए एक अनिवार्यता है। जैसा कि हमने साझा समझा, चित्त की वृत्तियों को शांत करना और मन को एकाग्र बनाना योग का मूल लक्ष्य है। लेकिन केवल विचार या दर्शन से यह संभव नहीं होता। इसके लिए शरीर, प्राण और मन का सामंजस्यपूर्ण अभ्यास आवश्यक है। इसी उद्देश्य से योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया जाता है। और इन्हीं में से एक सर्वांगीण और शक्तिशाली अभ्यास है सूर्य नमस्कार, जो शरीर को ऊर्जा, मन और स्थिरता और चित्त को एकाग्रता प्रदान करता है। आइए अब हम सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ते हैं। यह एक प्राचीन वैज्ञानिक एवं अत्यंत प्रभावशाली योगिक अभ्यास है, जो मानसिक और शारीरिक शुद्धि का माध्यम है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास वैदिक काल से होता आ रहा है। प्राचीन भारत में सूर्य को जीवनदाता माना गया है और दिन की शुरुआत सूर्य को नमस्कार करके की जाती थी। यह अभ्यास शरीर, मन और आत्मा के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह 20वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद
श्री योगेंद्र और स्वामी श्रीकांत जैसे योगाचार्यों के माध्यम से व्यवस्थित हुआ है। उद्देश्य इसका क्या है? दिन की ऊर्जा के साथ शरीर को सक्रिय करना, शरीर को लचीला बनाना, रक्त संचार को बढ़ाना, मन को एकाग्र करना, दिन के लिए मानसिक तैयारी करना, चित्त की वृत्तियों को संतुलित करना। सूर्य नमस्कार में 12 आसन है। सबसे पहला आसन है प्रणाम आसन। अभी मैम वीडियो चलाएंगे तो हम वो देखेंगे। उसके पहले मैं आपको एक परिचय दे देती हूँ कि कौन सा आसन क्या करता है। आत्म शांति व समर्पण का भाव आता है प्रणाम आसन, जो सबसे पहला आसन। हस्त उत्तान आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाता है। पाद हस्त आसन है, पाचन सुधारता है, कमर और जांघों को टोन करता है, कसाव लाता है। अश्व संचालन आसना जांघों को खींचता है, संतुलन में मदद करता है। पर्वत आसना पैर, हाथ, पीठ को बल देता है। अष्टांग नमस्कार विनम्रता का प्रतीक, शरीर को सुदृढ़ करता है। भुजंगासन रीढ़ मजबूत होती है, तनाव घटता है। पर्वतासना ऊर्जा का प्रवाह संतुलित करता है। अश्व संचालना दूसरे भाग की मांसपेशियों पर काम करता है। पाद हस्तासना लचीलापन बनाए रखता है। हस्त उत्तान आसना ऊर्जा का प्रसार करता है। प्रणाम आसना शांति व संतुलन का अनुभव करता है। लाभ इसके क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर की सभी मांसपेशियों पर काम करता है। रक्त संचार, पाचन, हार्मोन संतुलन बेहतर करता है। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन कम करता है। मन की एकाग्रता और आत्म नियंत्रण बढ़ाता है। आत्मिक लाभ क्या है? ध्यान की तैयारी करता है, भीतर के संतुलन को जागरूक करता है। और इसकी कुछ सावधानियां भी हैं। उच्च रक्तचाप, हार्निया, हृदय रोग, गर्भावस्था में सावधानी। घुटनों, पीठ या गर्दन में अगर गंभीर समस्या हो तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही करें। तेज गति से ना करें, सांसों के साथ तालमेल बनाकर चले। तो यहाँ पे ये परिचय समाप्त हुआ। राज जी जरा वीडियो शेयर करिएगा प्लीज। अनन्या सिंह जी, हम सब आपका ये जो इतना सुंदर प्रस्तुत किया आपने लेक्चर, फिर कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी हमारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को दिखाए। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, हमने इससे बहुत कुछ सीखा। आप वैदिक लिटरेचर पे बातचीत की, उपनिषद से बोली, भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र, तुलसीदास का लिटरेचर, गुरु नानक, कबीर, रामकृष्ण परमहंस, सबके राइटिंग एंड सबके डिस्कोर्सेस में योग के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उससे आपने हमें परिचय कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा कि योग मतलब, योग वर्ड आया है युज से। युज मतलब जोड़ना, आत्मा को आत्मा से जोड़ना। खाली हमारे आत्मा को शरीर से नहीं जोड़ना होता है। योग से पहले हम अपनी शरीर को अपने आत्मा से जोड़ते हैं, और अगर जब हम योग बड़े ध्यान से करने लगते हैं तो हम दूसरे आत्माओं के साथ भी अपने आत्मा को जोड़ सकते हैं। ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर आपने कहा योग करना नहीं होता, होता योग में रहना होता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे शुरू में मैं जब आपको अपनी यूनिवर्सिटी में इनवाइट कर रही थी, तब भी मैंने आपको कहा था कि मैं जब अपनी फैकल्टी मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ, उनके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन देखती हूँ, उनका काम करने का तरीका देखती हूँ, तो मुझे जरूर लगता है कि ये लोग योग में रह रहे हैं, ये लोग योग में रहते हैं, दिन भर खुश रहते हैं, दिन भर पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म के साथ काम करते हैं। तो ये, हाँ, हम लोग योग में रहते हैं। एंड फिर आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली, स्लीप डिसऑर्डर के साथ हमारा जो योग से कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर रात को थोड़ा अब हम योग करें, शाम को 7-8 बजे सोने से पहले हम लोग मेडिटेशन करें, योग करें, तो रात को नींद भी अच्छी आती है। ये बात आपने कही,
तो ये भी मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जैसा लगा। तो आपके ये जो पूरा डिस्कोर्स से मैं एक बात अपने साथ लेके जा रही हूँ कि योग इज ए यूनियन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल। शरीर, आत्मा और अपना हृदय, जो इन तीन चीजों को योग जोड़ता है। हम आपके ये लेक्चर से बहुत ज्यादा कुछ सीखे, लाभान्वित है, और आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे मैं पारमिता एंड रेखा को बोलूंगी, बातचीत आगे बढ़े। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। आभार। बहुत बहुत आभार मैडम। अब हमारे प्रतिभागियों के पास कुछ प्रश्न हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप स्वयं को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। हाँ, यस, शोमिता मैडम आप पूछ सकती हैं खुद को अनम्यूट करके। हाँ मैडम, आपने हैंड रेज किया था इस बीच। हाँ हाँ, कृपया पूछें। अच्छा, राज्य उनको एक्सेस मिला है? हाँ मैडम, एक्सेस दे दिए, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब यहाँ से शेयर होगा। अच्छा, हाँ मैडम, आपका हैंड रेज मुझे दिखा है। कुछ तकनीकी असुविधाएं शायद मैडम को आ रही हैं, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ। आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर रेखा त्रिपाठी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपना आज के इस कार्यक्रम से संबंधित जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है उसका उल्लेख करते हुए कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्ते। आज हम हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया प्रोफेसर नंदिनी साहू मैम की अध्यक्षता में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसके लिए मैं कुलपति महोदया मैम की दिल से धन्यवाद ज्ञापन कर रही हूँ, जिन्होंने हमें यह बताया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ, और यह स्वास्थ्य हमें योग से ही प्राप्त हो सकती है। इसके बाद मैं विशिष्ट वक्ता अनन्या सिंह मैम को भी हिंदी विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिन्होंने हमें योग के महत्व से अवगत कराया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया हमें कि हमारी आंतरिक अनुभूति के लिए, और आज आंतरिक अनुभूति को लेते हुए आज भी हमारे लिए योग जो है वो प्रासंगिक बना हुआ है, जो हमें विश्व शांति और सौहार्द के लिए जरूरी है। और योग जो है हमें जोड़ता है, वो सामाजिक बोध से हमें जोड़ता है, व्यक्ति की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ता है। ये मुझे बहुत ही मूल्यवान लगा उनके आलेख में। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि चित्त की 5 अवस्थाएं होती है, और योग जो है व्यक्ति को कल्पना से निकालकर सत्य की तरफ लाता है, हमारे अंदर एकाग्रता को भरता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है व्यक्ति को खुद से जोड़ने का काम करता है, और आधुनिक मनुष्यों के लिए यह चेतन बनाता है। योग जो है जीवात्मा को सर्वव्यापक चेतना से मिलाता है। योग की यह जो प्रक्रिया है वो हमारी चित्तवृत्तियों को शांति प्रदान करती है। उसके साथ ही मैं संयोजिका डॉक्टर पारोमिता दास मैम का भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, और यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय दिया और इस कार्यक्रम को ओजपूर्ण और ऊर्जावान बनाया। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आभार मैम।
आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पहलुओं पर हम पहुंच चुके हैं। तो कार्यक्रम को समापन करते हुए आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम को तहे दिल से शुक्रिया, आभार कि वो अपना बहुमूल्य समय आज हमारे साथ हमें उन्होंने दिया। आज के विशिष्ट वक्ता योग विशेषज्ञ अनन्या सिंह महोदया जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। उन्होंने अपनी इस व्यस्तता में भी हमें समय दिया। और हमारे बहुमूल्य प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े। और मैं यहाँ देख रही हूँ हमारे रजिस्ट्रार सुमन भट्टाचार्य जी शुरू से सुन रहे हैं ध्यान से। एंड मैं आपको बता दूं वो योग बहुत सीरियसली प्रैक्टिस भी करते हैं। सुमन जी, मैम ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सभी को बहुत अच्छा लगा। शायद इसीलिए सर इतने एक्टिव भी रहते हैं हमेशा। थैंक यू सर। और आप सुमन सभी जी कुछ कह रहे प्रतिभागियों हैं, को सुमन वो कुछ कह रहे हैं, मैं देख रही हूँ वो। हाँ, मैडम हमको तो हम तो बहुत ज्यादा नहीं करता, थोड़ा सा करता है। आप अपना वीडियो ऑन करिए। ओके। मैंने आपको देखा 2-3 बार। हाँ हाँ। तो आज का वक्ता को बता दूं हमारे यूनिवर्सिटी में सारे फिट है, सारे योगा प्रैक्टिस। देखा आप सुमन जी को देखिए, ये सब प्रैक्टिस करते हैं। हमारे रजिस्ट्रार साहब ये। हमारा तो ओएसडी एग्जाम सेट भी प्रेजेंट है। अच्छा, वो मुझे दिख नहीं रहे। हाँ हाँ, वो सिद्धार्थ जी प्रेजेंट था और कुछ समय पहले आउट हाँ, हो गया। अमन भी है। हाँ अमन, हेलो। आप भी गुड मॉर्निंग मैम। मुझे बस आप 2 ही गुड लोग मॉर्निंग दिख रहे। अनन्या। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हमारे अधिकतर प्रतिभागी अभी पार्टिसिपेंट्स में नहीं हैं, वो व्यूअर्स के तरह से रखा गया है। विनोद यादव जी, आपने हैंड रेस किया है। आप कृपया अपना प्रश्न हमें मेल एड्रेस में भेज दीजिए। हम लोग बहुत ही आभारी हैं आपके कि आपने इसमें रुचि ली और आपका प्रश्न हम हमारी हमारे रजिस्टर साहब कुछ कमेंट कर रहे थे योग के बारे में, पहले उनको सुन लें। जी जी जी। ना हम कौन कर, आप तो बोला ना हम बहुत बहुत प्रैक्टिस करता है, जो बहुत नहीं करता थोड़ा भी करता है। वो बहुत कारण से तो टाइम नहीं मिलता मैडम। Actually, I only used to practice yoga in my actually 20 to 25 years पहले नहीं करता था। ओके सर, ठीक है परम जी। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आप सभी जुड़े इसका हिंदी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और आज आगे से हमारे कुछ भी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, हम हमारे आज के वक्ता को भेज देंगे। अगर हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है हम आपको भेजेंगे। जरूर मैम, आई एम सो हैप्पी। आप हिंदी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्ते मैम, सभी को योग दिवस की शुभ धन्यवाद।